अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में होने वाली दहशत गर्दी क्या थी। बगदाद की मार्केट में एक के बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हो गए। पहले धमाके के बाद लोग इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा हुए तो दूसरा धमाका हो गया। 50 से ज्यादा जख्मियों की इत्तला है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ बात कर लेते हैं भारत के हवाले से। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने नुमायां होने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मोदी की रुसवाई बढ़ रही है। पाकिस्तान को बदनाम करने वाला एक और भारतीय फ्रॉड फोरम बेनकाब हो गया। भांडा फूटने पर नाम नेहाद थिंक टैंक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के बोर्ड मेंबरान एक एक करके मुस्ताफी होते गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, भारत का मकरू चेहरा हर जगह बेनकाब। बरतानवी पार्लियामान में बहस हो या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक रिपोर्ट, भारतीय सियाकारियों की कलई खुल गई। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब में जिक्र किए गए थिंक टैंक्स और NGOs एक एक करके पाश पाश होने लगे। एक और नाम नेहाद भारतीय फोरम का भी भांडा फूट गया। साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का आला कार था। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आने के बाद इस थिंक टैंक के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे हैं। सेडफ के तमाम डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी शामिल। ये फोरम तवील अरसा दहशत गर्दी समेत 6 मुख्तलिफ अमूर में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहा। फ्रॉड थिंक टैंक सेडफ 2011 में कायम किया गया। ब्रसेल्स में वाक़ इस फोरम का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। ये फोरम अरसा दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए लॉबिंग करता आ रहा है। तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मामले को आगे ले जाए। दिफाई तजियाकार नईम खालिद लोधी कहते हैं इतने बड़े नेटवर्क में हमारे लोग भी शामिल होंगे। इनकी निशानदेही करके सख्त सजाएं देने की जरूरत है। समा से बात करते हुए मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जो हाउस है वो भी इनके साथ मुंसलिक था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को भी पूरे शद्द-ओ-मद के साथ इसको बनाना चाहिए, आगे फैलाना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को साथ में लाके चलना चाहिए, जैसे चीन है, तुर्की है। जवाबी एक्शन नहीं करेंगे। जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा था, हम इस बात को नहीं मानेंगे कि भी हमारा भी हक है कि हम वो सब कुछ उनके साथ करें। और जो हमें डैमेज, जो नुकसान पहुंचाया गया है, उतना नुकसान हमें भी पहुंचाने की पूरा हक हासिल है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इसका जरूर कोई ना कोई शाखसाना ऐसा निकलेगा जिसमें हमारे अंदर के लोग साथ शामिल होंगे। उनको तो फौरी तौर पे प्रॉपर सजाएं देनी चाहिए। आगे बढ़े। कराची के इलाके नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था। लैंड माफिया ने KMC अमले पर पथराव कर दिया और KMC के डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान जख्मी हो गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, बताइएगा क्या माजरा है ये? मोहम्मद अली हफीज से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था और लैंड माफिया ने KMC अमले पर पथराव किया, जिसके नतीजे में डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान जख्मी हो गए हैं। कराची में नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी था और इसी दौरान KMC के डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान पर पथराव किया गया, जो इसमें जख्मी हो चुके हैं। उनको तिब्बी इमदाद दी गई है और कराची के इलाके नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली हफीज, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, चोरी ऊपर से सीना चोरी जो है माफिया की तरफ से सामने आती है। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथ पर कब्जा जमाया हुआ था, जो तजावुजात कायम रखी हुई थी। KMC ने एक्शन किया तो माफिया ने जो है हमला कर दिया, पथराव किया। पथराव के नतीजे में जो डिप्टी डायरेक्टर है तारिक खान, वो जख्मी हुए हैं। उनको करीब अस्पताल पहुंचाया गया, पट्टी करवाई गई, अब उसको वहां से फारिग करवाया गया। लेकिन जो तजावुजात थी KMC का सड़क पर जो है कुर्सियां, मेजें रखी, खाने पीने के जो सामान के आइटम होते हैं उसका सामान मौजूद है। तमाम तजावुजात साफ कर दी गई है। मज़ामत का सामना करना पड़ता बल्दिया कराची को। शहर का अहम मकाम है। काफी शिकायत आ रही है लोगों की कि यहाँ पर तजावुजात हटाई जाए, तो KMC ने आज बड़ा एक्शन किया है। कहा जा रहा है कि नाजिमाबाद के और इलाकों में भी इसी तरह कार्रवाई की जाएंगी। जी अच्छा मोहम्मद अली हफीज, जैसे कि सबको पता है कि पुलिस भी मिली हुई होती है माफिया के साथ और ये इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, तो असल माजरा इसमें क्या था?
असल माजरा ये था कि दुकान के सामने जो है वो कह रहे थे कि दुकान के सामने जो हमारा सामान रखा है इसको छोड़ दे, तो केएमसी ने कहा तजावजात के जमरे में आता है, इसको यहाँ से हम लेके जाएंगे। इस दौरान जो है दुकान और खासतौर पर तजावज जिन्होंने कायम की थी माफिया ने, वो केएमसी हुकाम से उनके दरमियान जो है कलामी हुई, सूरत हाल जो है खराब हुई, जिसके बाद जो है वहां पर माफिया ने फतराव शुरू कर दिया। जो लीड कर रहे थे ऑपरेशन को डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, वो पत्थर लगने से जख्मी हुए, उनको करीबी अस्पताल शिफ्ट किया गया। केएमसी का मजीद अमला यहाँ पर पहुंचा और ऑपरेशन को जो है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसपोर्ट से मुतालिक केस की समाअत। गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील की तारीख दे दी। जवाब में कहा गया कि ग्रीन लाइन बस का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। सिविल वर्क्स का दूसरा फेज मार्च 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील की तारीख दे दी है, तो कब से ये चल पड़ेगी ग्रीन लाइन? देखिए, मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं और रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। इस हवाले से अदालत ने मुख्तलिफ जो हुकाम है उनसे जवाब भी मांगा था। गवर्नर सिंह की जानिब से आज तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्रीन लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जो सिविल वर्क का दूसरा फेज है वो मार्च 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया गया था उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जून 2021 से ग्रीन लाइन चल पड़ेगी। इसके अलावा गवर्नर सिंध की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस मंसूबे को चलाने के लिए सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा और अगले 3 साल के दौरान सिंध हुकूमत को ग्रीन लाइन बस चलाने के लिए 11 अरब रुपए के लगभग रकम अदा की जाएगी। ठीक है, इरफान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कारोबार और कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 16 कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। पूछा गया कि गैर मामूली ट्रेडिंग के पीछे वो क्या मालूमात थी जिनसे एक्सचेंज और शेयर होल्डर्स बेखबर थे। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, बताएगा तफसीलात। जी देखिए, ये 2 दिन में इन 16 कंपनियों को नोटिस जारी हुए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खासी तेजी भी देखी गई थी और ये देखा गया, महसूस किया गया कि इन कंपनियों जिनको नोटिस हुए इनमें गैर मामूली ट्रेडिंग भी हुई इनके शेयर्स में और इनकी कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया। इस पर स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस लिया और इन 16 कंपनियों को जो है वो खतूत भेजे गए और उनसे सवाल किया गया कि ऐसी क्या है मालूमात थी जिसकी वजह से आपकी कंपनी के शेयर्स में गैर मामूली ट्रेडिंग भी हो रही थी और कीमत भी बढ़ रही थी, तो ये हमें बताया जाए और अगर ऐसी कोई मालूमात थी है मालूमात मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो वो हर वक्त एक्सचेंज से और शेयर होल्डर से क्यों शेयर नहीं की गई, ये वजाहत भी दी जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 2.25 करोड़ की डकैती, चोरी की सीसीटीवी फुटेज समा पर। फुटेज में देखा जा सकता है चोर खिड़की में नकब लगाकर घर में दाखिल हुआ। मुलजिम खिड़की की जाली काटकर राहदारी में घूमता रहा। पुलिस अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ सकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, ये फुटेज भी मौजूद है लेकिन पुलिस अब तक इसको पकड़ नहीं पाई। गुज़िश्ता रोज मॉडल टाउन के इलाके में 1,76,50,000 रुपए की डकैती की वारदात की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आई है। उसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम खिड़की से नकब लगाकर घर में दाखिल हुआ और घर से वारदात करने के बाद इसी खिड़की के रास्ते जिसको किसने काटा था इसी रास्ते से बाहर हो गया। पुलिस ने अब तक की तफ्तीश में ये इंकशाफ किया कि ये मुलजिम इसी वारदात में मुलविस नहीं बल्कि इससे पहले इसी नौयत की एक वारदात 2019 में डिफेंस में हुई थी जिसमें 6 करोड़ रुपए लूटे गए थे। उसमें भी यही मुलजिम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मुलविस था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में काफी मुआवजा है और तरीका वारदात जो है एक सा है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, मुलजिम को जल्द ट्रेस करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और पुलिस शायद से पहले वाली वारदात के बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी और अब कल इसने एक और वारदात किया। अभी तक इस मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल सका। ठीक है जहांगीर खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब मोहलिक वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 54 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 2363 मुस्बत केसेस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में 25, सिंध में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 12 अमवात हुई हैं। मुल्क में मजमूई अमवात की बात करें तो उनकी तादाद अब 11,157 हो गई है। मोहलिक कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी हैं और 24 घंटे में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 2363 मुस्बत केसेस सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। और अगर अमवात की बात करें तो 25, सिंध में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 12 अमवात हुई हैं। तो साल भर होने को आया, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल डाला, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एसओपी से मुतालिक जिसने अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाया वो बच नहीं सकेगा।
पाकिस्तानी नौजवानों ने SOPs की खिलाफ वर्जी ढूंढ निकालने वाला सॉफ्टवेयर जो बना लिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। मास्क, ग्लव्स और समाजी फासले को नजरअंदाज करने वाले हो जाएं होशियार। कोई काम में मगन हो या रागीर हो या फिर अस्पताल, मार्केट वगैरह में, मुल्क के होनहार इंजीनियर ने हर वक्त डिजिटल निगरानी की तैयारी मुकम्मल कर ली। 100% नताइज का हामिल कोरोना डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सेफ सिटी प्रोजेक्ट या CCTV कैमरों से मुंसलिक होगा। फिर SOPs की खिलाफ वर्जी के रेड अलर्ट जारी होंगे। साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी बनाएगा कि कितनी डेली बेस पे कितनी वायलेशन हुई, वीकली कितनी हुई। देन आप उसके ऊपर आप डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, आया कि पब्लिक जो है उस चीज़ को फॉलो करिए कि नहीं करी, ताकि उस तरह से आप फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं और प्रिवेंशन के लिए। सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम इसे कम खर्च, बालानशीन भी करार दे रही है। फुली रेडी हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका स्टाफ शायद कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा इस चीज़ की वजह से। और कॉस्ट अगर आप उसी सेंस में देखें स्टाफ के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। इंजीनियर्स के मुताबिक हुकूमत की इजाज़त देने की देर है। आलमी मयार का निगरान सॉफ्टवेयर मैदान में आ जाएगा। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। आज दुनिया में कोरोना वबा का सबसे ज़्यादा हलाकत खेज दिन है। दुनिया भर में 17,365 मरीज हलाक हुए हैं। मजमूई अमवात 20,84,672 हो गई हैं, जबकि 6,71,719 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका की बात करें तो कोरोना का सबसे बड़ा शिकार है। मजीद 1,88,000 लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मजीद 4,374 मरीज लुक़मा अजल बन चुके हैं। इंग्लैंड की बात करें, वहां 38,905 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 1,820 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ब्राज़ील में 64,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 1,382 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। और जर्मनी की बात कर लें तो वहां पर मजीद 18,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,052 अफराद ने मौत का सामना किया है। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 2। और उसके साथ मैं आपको सबूत के तौर पे अजित दोवल के बयानात और अजित दोवल डॉक्ट्राइन ये आपके सामने हम पहले भी ला चुके हैं। फिर उसके साथ मोदी के बयानात, फिर इनके जो दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, श्रीवास्तव ग्रुप आपके सामने आ गया, कलभूषण को हमने पकड़ा वो आपके सामने आ गया। बहुत सारे सबूत आपके सामने रखे गए। लेकिन इसके साथ एक हाल ही में शाया होने वाली किताब जिसमें जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंडिया इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। मेरी अब इन जमातों से भी और पूरे कौम के सामने मैं चंद सवाल रखना चाहता हूं और फिर मैं कंक्लूड करूंगा चंद अहम नुकात के साथ। नंबर 1 कि EU डिसइन्फो की रिपोर्ट पढ़ी है कि किस तरह इंडिया एक श्रीवास्तव ग्रुप को इस्तेमाल करके फेक आइडेंटिटीज, फेक NGOs, इस तरह मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स, 750 से ज्यादा वेबसाइट्स, इसके साथ न्यूज चैनल्स, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है। EU डिसइन्फो की रिपोर्ट पढ़ी है और फिर 20 सितंबर से आज के दिन तक PDM के स्टेट से दिए जाने वाले बयानात खुद सुनिए और खुद पढ़िए, क्या मुमासिलत है और क्यों है। नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में शाया होने वाली किताब अजित दोवल के बयानात या अजित दोवल डॉक्ट्राइन जो वो कहते हैं उनको इंडिया इसराइल का ग्रेटर गेम प्लान, ये देखिए। और अगर आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जब NRO नहीं मिला तो ये सड़कों पर आ गए। 15 साल से था। हमारे इदारों ने हमेशा से उनके मुहिम जुई को, उनके नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। लेकिन अगर 15 साल से था तो आज ये चीजें क्यों आ रही है और पहले इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही थी? सवाल पूछिए। फर्क है, फर्क ये कि आज इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है। इमरान खान का कोई पानामा इकामा नहीं है। इमरान खान के कोई ऐसी कंपनियां नहीं है जिसमें यहूदी
शरीक हो, जिसके डायरेक्टर यहूदी हो। इमरान खान के कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है कि इसराइल से आप सामान मंगवाए, इसराइल से उसके लिए ताल्लुकात रखे। इमरान खान का एक ही मकसद है, इमरान खान जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की। जो इमरान खान ने कमिटमेंट की थी पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों 54 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस नहीं हुई? सवाल पूछे, हम सवाल पूछेंगे। 54 साल तक इसलिए बहस नहीं हुई कि आपकी बाहर जायदादें बना रहे थे, आप उनसे ताल्लुकात उस्तवार कर रहे थे, आपका पानामा भी था, इकामा भी था, आप इनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट थे। ये मैं नहीं कह रहा। आप अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उसने कहा कि हमें रात को फोन आता था, किसका? हसन और हुसैन का, कि फला को वीजा जारी कर दो। उसकी सबूत क्या है? क्या सबने अजीत सजन जंदाल को आपने बगैर वीजा के पाकिस्तान आते नहीं देखा? क्या मरी में उनकी मुलाकातों के बाद जब आपने मीडिया ने सवाल पूछा तो यही साहिबजादी और नवाज शरीफ नहीं कह रहे थे कि हमारे तो जारी ताल्लुकात है? क्या आपने नवाज शरीफ की शादी पे मोदी को बुलाते नहीं देखा? क्या आपने बरकादत की किताब नहीं पढ़ी कि किस तरह काठमांडू में सबसे चुप के मोदी से मुलाकात होती है उनकी? क्या आपने वो नहीं पढ़ी? क्या आपने हुर्रियत रहनुमाओं की वो फरियाद नहीं सुनी? हुर्रियत रहनुमा, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा, कि जब ये इंडिया जाता है तो बिजनेसमैन से तो मुलाकात करता है, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार होता है। लेकिन जब इमरान खान आता है तो कश्मीर का सफीर बन जाता है। जब इमरान खान आता है और यूएन के अंदर वो स्पीच करते हैं तो हर पाकिस्तानी को, हम पाकिस्तानी हमेशा से दुख होता था। ये पर्ची लेके जाते थे, झुके सर होते थे, बाहर कारोबारी इंटरेस्ट होते थे, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते थे। कलभूषण को रंगे हाथों हमने पकड़ा, अब उसका नाम लेते हुए शर्माते थे। क्यों नहीं किया? आपने पाकिस्तानियों को मार रहे थे, हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे थे। हमने 7000 से ज्यादा सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए, 80,000 हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए। आप खामोश थे, इसलिए खामोश थे कि आपके ये इंटरेस्ट थे। और इमरान खान जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से यूएन में स्पीच का आगाज करते हैं, हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद होता है। जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं, खत्म नबूवत के कानून में तो आपने तरमीम की कोशिश की। इमरान खान ने दुनिया को आईना दिखाया कि नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से इमरान खान ने पूरी दुनिया को आगाह किया। किस तरह यूरोप पाकिस्तान अरबहा मुसलमानों की दिल आजारी करता है इज़ारी राय की आज़ादी के नाम पे, इमरान खान ने वो दुनिया के सामने रखा। इमरान खान ने फलस्तीन का जिक्र किया, इमरान खान कश्मीर के सफीर बने। न सिर्फ ये, बल्कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारी हुकूमत बनी, आपको याद होना चाहिए कि नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमने कोर्स का सिलेबस का हिस्सा बनाया। हमने तमाम स्कूलों में नमाज के वक्त उस्ताद और स्टूडेंट्स इकट्ठे नमाज की अदायगी वहाँ पे शुरू हुई। हमने वहाँ पे जितने कानून साजी की, हमने कुरान मजीद का तफसीर और तर्जुमा 10वीं जुमात तक लाजिम कर दिया। हमने यहाँ तमाम जो इमाम है हमारे मसाजिद के, उनके लिए वजीफा, क्योंकि उस्ताद को तनख्वाह मिलती है, इमाम मस्जिद को क्यों कुछ नहीं मिलता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई हाल में, आपको पता है। ये भी चीज़ें साथ नहीं की। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब जाते थे, सजन जंदाल से ताल्लुकात, मोदी से ताल्लुकात, आपके बगैर वीज़ा के उनको बुलाना, उनके लिए फ़ोन करना, उनसे कारोबारी इंटरेस्ट करना, ये तमाम चीज़ें आप करते रहे। इमरान खान कश्मीर की भी सफ़ीर बने, इमरान खान फ़लस्तीन की भी सफ़ीर बने, इमरान खान ने मुसलमानों के जज्बात दुनिया तक भी पहुँचाए और ऐसी नुमाइंदगी की वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई बाहर कोई कंपनी, कोई जायदाद नहीं। इमरान खान ने जितना कुछ दुनिया में उसकी कमाई थी वो सब पाकिस्तान में मौजूद है। एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसका कोई कैंप ऑफिस नहीं, एक ऐसा वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म हाउस के आलिशान महल में नहीं रहता, तो वो बात कर सकता है, उसके अंदर खुद ही है। और आपने ये तमाम चीज़ें की, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल पूछेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, जंग बहुत बड़ी है, जंग बहुत बड़ी है, और जो किरदार आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो मोहरे हैं। जो सवाल मैंने रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आज आप भी पूछेंगे, उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, इसके जवाब भी ढूंढे जाएंगे। इंशाअल्लाह दुश्मन को जिस तरह हर महाज पे शिकस्त हुई, इस तरह उनको शिकस्त फाश करेंगे। पाकिस्तान इनकी नज़रों के सामने आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह इमरान खान की क़ियादत में
तरक्की करता रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता रहेगा। इमरान खान इसी तरह इंशाअल्लाह कश्मीर के फ़लस्तीन के सफ़ीर बन के दुनिया में उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने की रियासत, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के ऊपर हमारा ईमान है, ये हमारा बिलीफ है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, दुनिया के सामने इमरान खान ये मुकदमा रखते रहेंगे, ये बात करते रहेंगे। मैंने आपसे इनके बलूचिस्तान जलसे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मैंने आपके सामने वीडियोज़ रखे थे, उनके जलसे में आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लग के और पाक अफगान जो बाढ़ लगी है इस वक्त सरहद के ऊपर, उसको उखाड़ फेंकने की, वो उन्होंने उसी जलसे के अंदर 1 घंटे के अंदर उसको सच साबित कर दिया। और मैंने ये भी कहा था कि EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट उस वक्त नहीं आई थी। मैंने उस वक्त कहा था कि ग्रेटर गेम प्लान है, नवाज शरीफ की तो समझ में आती है, फजलुर रहमान की मुलाकातों की समझ में आती है, लेकिन अगर कोई नादानी में भी ये बयानात दे के और इसका हिस्सा बन के नादानी में भी कुछ कर रहा है, तो उनके बताने के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और वो तमाम हक़ाइक़ EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में सामने आ गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये सवाल आप भी पूछिए और ज़रूर कीजिए। और अजमल कादरी का आपने मौलाना फजलुर रहमान से, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं तो पूछूंगा कि किस तरह वफद भेजा गया था इसराइल? क्या ये जो JIT रिपोर्ट में चीज़ें आई थी, यही आपके ताल्लुकात थे और यही आपके इंटरेस्ट थे? शुक्रिया सर। पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे PDM से लड़की काबिल इख्तियार करेगी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं? नंबर 2, आपने एक नोटिस लिया कि मवासलात की मिनिस्ट्री से, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये बताएं कि किस तरह ये वफ्द इसराइल भेजा गया। मैंने बलूचिस्तान जलसे से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनके जलसे में आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगे। आप कभी सजन जिंदाल से मुलाकात करते रहे, कभी मोदी से। इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर भी हैं और फ़लस्तीन के भी। एहतसाब के नाम पर बदला लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि सारा एहतसाब अपोजिशन के लिए ही है। 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। वजीर आजम को लाइव कवरेज अब याद आई है। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। फॉरेन फंडिंग केस पे वाज़े तरीन जो सबूत हैं और शवाहिद हैं, उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता। अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन है, तो वो क्या इलेक्शन हो? एहतसाब के नाम पे पहले भी अब ये बताते रहे हैं, महज इंतकाम लिया गया है। बुरे तरीके से एहतसाबी अमल एक्सपोज हुआ है कि इसके बाद इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है। जब ये जादू का महल गिरेगा, उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरेगा। अपोजिशन गिरती नहीं है क्योंकि वो खड़ी जमीन पे होती है, गिरना उसने होता है जो ऊपर होता है। अब वज़ीर आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज, और 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची में मिलियन मार्च में शिरकत के बजाय लाड़काना चले गए। बिलावल सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल के भाई की शादी में शिरकत करेंगे। कराची मिलियन में मार्च में PDM जमातों की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, क्या प्लान है पीपल्स पार्टी का, अब कौन करेगा नुमाइंदगी? देखिए, मौलाना फजल रहमान की मेजबानी में आज कराची में मिलियन मार्च हो रहा है इसराइल मुर्दाबाद के नारे के तहत। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची, सिंध हुकूमत उनका घर कराची में, वो उनकी हुकूमत, लेकिन वो इस मिलियन मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सुहेल अनवर सियाल के भाई की शादी में शरीक होंगे। कल लाड़काना में एक जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है उसका इफ्तिताह भी करेंगे। नून लीग की जानिब से मरकजी क़यादत, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो डिवीजनल क़यादत है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि निचली जो डिवीजन सतह की क़यादत है, वो एहतजाजी जो मिलियन मार्च है इसमें शरीक होगी। तो पीपल्स पार्टी मौलाना के जो भी जलसे हुए हैं उनमें हमेशा बैकफुट पर नजर आई है, और कराची में होने वाले मिलियन मार्च में भी पीपल्स पार्टी बैकफुट। मौलाना के जलसों में पीपल्स पार्टी हमेशा बैकफुट पर ही नजर आई है। संजय अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, स्टेडियम रोड और कॉरिडोर बंद होने से शहरी बुरी तरह रुल गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में ट्रैफिक की मारामारी दुगनी हो गई। एक तरफ साउथ अफ्रीकी टीम की वजह से स्टेडियम रोड बंद, तो दूसरी तरफ मौलाना का मार्च। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट से सदर आने और जाने वाले ट्रैफिक की बंदिश ने शहरियों को घुमा कर रख दिया।
किया। लोग मंजिल की तलाश में गली मोहल्लों में मार्च करते रहे। जेल चौरंगी से जो है ये पुरानी सब्जी मंडी का रोड तय कर रहे हैं। ट्रैफिक इतना जाम है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। आधे घंटे से हम जो है ना रोड पे फंसे हैं। ट्रैफिक के मसले की वजह से एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं और लोगों को ज़हनी अजियत के शिकार है लोग। जहाँ 100 रुपए का पेट्रोल था गाड़ी में, अब वहाँ 200 रुपए का पेट्रोल खर्च हो रहा है। ये मैच की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो रास्ता बंद किया हुआ है जिसकी वजह से आवाम डिस्टर्ब हो रही है। सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड हो या एम.ए. जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड हो या शाहराह पाकिस्तान, ट्रैफिक के शदीद दबाव की वजह से परेशानी अवाम को उठाना पड़ रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आगे बढ़े। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अल्पाइंस की कप गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के नाम रहा। फातेह टीम के लिए वकार जूनियर ने सलाम और जाइंट सलाम कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सोने और चांदी का तमगा जीता। सलाम कैटेगरी में पाक फिजाइया के ओलंपियन मोहम्मद अब्बास ने भी तलाई तमगा अपने नाम किया। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।